हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति डिसाइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 के एसएसटी की जो न्यू बुक लॉन्च हुई है, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। एंड इसका चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं एक रिसोर्स क्या होता है, किस तरह से कोई भी नेचर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिसोर्स कैसे बनता है, तो एक रिसोर्स की कैटेगरीज क्या क्या होती है, किस किस तरीके से हम उसे क्लासिफाई करते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रीजनरेशन रिस्टोरेशन क्या होते हैं। यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है हमारे, हम वो कवर अप कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। हम ये वाला पॉइंट भी पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें डिफरेंस हमारा हमें देखने को मिलता है। एंड आज हमको पढ़ना था, आई थिंक हमें शुरुआत करनी है द नेचुरल रिसोर्स कर्स से। द नेचुरल रिसोर्स कर्स एक पाप है, एक कर्स, एक श्राप है जो हम पे लगा हुआ है। क्या श्राप है, किसकी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करना है। हमें आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपना। एंड प्रीवियस वीडियो प्लीज आप लोग एक बार जरूर देख लेना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा रिसोर्स क्या होता है, आपको ये नहीं पता होगा रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है। कुछ टर्म्स आएंगी, रीजनरेशन, जहां पे वो खुद ही रिस्टोर करता है, खुद ही उसके पास कैपेसिटी होती है नेचर के पास कि वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा, रिन्यू कर लेगा। और रिस्टोर का मतलब जहां पे हम लोग उसको रिस्टोर कराते हैं, रिकवर करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी है, वहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वहां से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे द नेचुरल रिसोर्स कर्व। थोड़ी सी आवाज मे बी लो लग रही हो, कुछ लग रहा हो ऐसा, अगर इफ सो लग रहा हो तो थोड़ी सी तबीयत हल्की डाउन हो रखी है, इस वजह से शायद थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिले। लेकिन बाकी आई ट्राई माई बेस्ट, यहाँ ठीक है आवाज जो आप लोगों तक नॉर्मल ही पहुंचे। साथ साथ गली में कुछ हो भी रहा है अभी, तो जो बस ठीक है कि मुझे शूट तो करना ही था, बिकॉज अब न्यू बुक आई है तो काम करना है। और सच बताऊं तो इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है, वो सब भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसका भी नोट्स में प्रिपेयर कर चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी आप लोगों के लिए। चलो अब लोग शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, एंड तक आप लोग देखो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर जाओ। 10,000 व्यूज दिए आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस रही है थीम डी वाली, जो मतलब थीम ए वाली बेसिकली आपकी ब्रिज कोर्स की। और सब्सक्राइबर्स कितने हैं क्या आप खुद ही देख रहे हो। तो यानी कि आप लोग देख रहे हो वीडियोस, आपको अच्छी भी लग रही है, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, सब्सक्राइब भी तो कर दिया करो। तो मुझे कहाँ से फिर आएगा मोटिवेशन, क्या मुझे काम करना ही करना है। तो प्लीज शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, इतना तो कर दो यार, ठीक है। चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत लंबा थोड़ा लेक्चर हो गया। देखो कहते हैं द नेचुरल रिसोर्स कर्स है, एक श्राप है जो हमको मिला हुआ है। क्या कहते हैं, हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अबंडेंट का मतलब होता है बेटा बहुत सारे, यानी कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री में, किसी स्टेट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी होगी, यानी कि वो इकोनॉमिकली खूब पैसे वाली कंट्री होगी। ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट वहां पे नहीं होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी इसका, जो आपके सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है आपके स्टेट्स है आपकी, फॉर सपोज छत्तीसगढ़ है, फॉर सपोज उड़ीसा है, आपका ये झारखंड वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको पता है नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, लाइक जो आपके मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, कि यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। माइनिंग वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है प्लेट्यू एरियाज में, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इतनी नहीं हमको देखने को मिलती है। अच्छा कहते हैं एक ऐसा फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स, कि नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी उस स्टेट पे, उस पर्टिकुलर रीजन में वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो स्टेट। अच्छा, या इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, कि बहुत सारा होते हुए भी कोई फायदा उसका नहीं है, कोई यूसेज में नहीं आ रहा, डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो रही है। पुट वेरी सिंपली, अगर बहुत सिंपली इस चीज को देखें हम, दिस मीन दैट ऑफन हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि प्लेंटी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने का ये मतलब नहीं है ऑटोमेटिकली कि वो कंट्री रिच हो जाएगी, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंटली इकोनॉमीज जो है अनेबल है, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि जो कुछ कंट्रीज है वहां पे वो ऐसी इंडस्ट्रीज बनाने में अभी तक मतलब मैं कहूंगी कैपेबल या अनेबल नहीं हो पा रही है, जो कि रिसोर्सेज को एक अच्छे प्रोडक्ट्स में जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा उसमें कन्वर्ट कर सके। ऐसा वो अभी तक भी नहीं कर पा रहे। आप आगे आप पढ़ोगे, ऑल दो चैप्टर वगैरह है आपके पास, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, वहां पर आप इन चीजों को पढ़ने वाले हो, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल।
नेक्स्ट देखो कह रहे हैं इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड दिस कर्व बाय इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स। कहते हैं कि इंडिया ने देखो अगर हम और कंट्रीज की बात करें वहां पे सिचुएशन काफी है, और अगर मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात करूं जैसे मैंने बोला छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह वहां पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे बैकवर्डनेस है अभी भी। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया में जो है यूजुअली ऐसा नहीं है, इंडिया में हमने इस कर्ज को इस श्राप से हम लोग हटे क्योंकि हमने ऐसी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करी है जो रिसोर्सेज को अच्छे वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में बना सके ताकि हमारी नीड्स को वो फुलफिल करती रहे या कर सके बेसिकली। हाउएवर द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबिलिटी रिमेन्स। अब यहाँ पे कहते हैं हालांकि जो चैलेंज हमारे पास ना एक चैलेंज हमको दिया गया है बेसिकली, क्या चैलेंज है वो कि रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन को सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करना, ये अभी भी चैलेंज है कि हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट भी करें और हम सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखें। रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखने से मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हम रिसोर्स निकाल रहे हैं ना तो उससे आज की इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो, और ये जो रिसोर्स है आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो इस चीज से टैकल करना आज भी हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है मतलब। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब बेसिकली समझना और उसको मैनेज करना नेचुरल रिसोर्सेज को, ये बहुत आज ये बहुत देखने वाली चीज है। यहाँ से तो शुरुआत हो रही है उस चीज की, लेकिन देखो आगे बढ़कर जाएगा कि ये चीज हम बहुत अच्छे से कर पाए, कब कर पाएंगे जब हम रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन को नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये चीज हम अच्छे से तब कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छे ह्यूमन नॉलेज होगी, हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम स्ट्रैटेजीज को प्लान कर पा रहे हैं कि हाँ हमें इस रिसोर्स के साथ साथ यहाँ पे अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर भी रहे हैं उसका यूज कर भी रहे हैं तो हमें सस्टेनेबिलिटी को ध्यान कैसे रखना है। इस चीज को मैनेज हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छी ह्यूमन नॉलेज होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास स्ट्रैटेजी होगी और हम अच्छे से उस चीज को गवर्न कर पाएंगे, तभी जो है लास्टिंग इम्पैक्ट जो है क्रिएट कर पाएगा। अदरवाइज ऐसे वो गड़बड़ा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्टेवार्डशिप। स्टेवार्डशिप का मतलब ही होता है किसी भी चीज का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, बहुत जुडिशियस तरीके से उसका यूज करना। अच्छा कहते हैं sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration of renewable resources। कहते हैं कि लाइफ जो अर्थ है, अर्थ पे लाइफ सस्टेन करना तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए अगर हमें अर्थ पे रहना है तो, या सस्टेन तरीके से एक लॉन्ग टर्म तक लगे सबकी जिंदगी यहाँ पे रहनी है तो कैसे रह सकते हैं, जब हम नेचर की रिस्पेक्ट करें और हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो उनका रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का जो प्रोसेस है, जो उनका जो सीक्वेंस चल रहा है, जो उनका एक ऑर्डर चल रहा है, हम उसको खराब ना करें, हम उसको नॉर्मल रहने दें, हम उसको ठीक रखें और एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियल यूज हम करें नॉन रिन्यूएबल वंस का, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम उनका भी क्या करें, रिस्टोरेशन करें और रीजनरेशन के लिए उनको टाइम दें, उनका इस्तेमाल हम बहुत जल्दी ना करें। एग्जांपल हमने दिया था लास्ट क्लास में, फॉर सपोज आपके जो ट्रीज वगैरह है, अब ट्रीज में आप मान लो हम मैं बोल रही हूँ अगर ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है भी, तो इसमें मैंने बोला अगर आपने पेड़ को जो है काट दिया, अब ये खुद रिन्यू हो जाएगा हमको पता है, लेकिन आपके जो पेड़ काटने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इतनी है कि जितने टाइम पे आप दोबारा पेड़ ग्रो करोगे, मान लो आपने पेड़ को ग्रो करने में लगे पूरे 10 साल, 10 साल मतलब 5 साल लगे पेड़ को ग्रो करने में, लेकिन आपकी जो काटने की स्पीड है वो 1 साल में आप 100 हजारों पेड़ काट देते हो, तो क्या ये हो पाना पॉसिबल हो पाएगा? क्या फिर ये जो इनकी स्पीड है आपके पेस तक पहुंच पाना कि जितने आप काट रहे हो उतने दोबारा लगते भी रहे, ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि उनकी ग्रो होने की स्पीड कम है, आपकी उनको काटने की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और हमने लास्ट क्लास में इसको जिक्र बहुत अच्छे से किया था रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का। और हम कहते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनका भी आप जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करो, ऐसा ना हो कि आज के टाइम पे आप कोल का, पेट्रोलियम का, इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा कर लो कि आगे वाली जनरेशन के लिए बचेगी ना रहे। क्योंकि हम लोगों ने भी लास्ट क्लास में देखा था कि अभी जो हमारे पास कोल के रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 50 साल तक के लिए वैलिड है, 50 साल के लिए हमारे पास कोल के रिजर्व है, तो हमें इसलिए कोल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। बिकॉज अगर बार खत्म हो गया तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग जाएंगे दोबारा से बनने में, 10 लाखों साल। ठीक है जी, इसलिए हमें उसका इस्तेमाल बहुत तरीके से करना चाहिए। जुडिशियस यूज का मतलब बहुत केयरफुल तरीके से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। Scientists studying these aspects have warned out that irresponsible treatment of natural resources, भाई साइंटिस्ट उस बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें पहले ही वार्न कर दिया है कि अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करेंगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो स्पीशीज हमारे पास है, प्लांट्स देखो बायो का मतलब क्या है, जो भी हमको नेचर से मिल रहा है, अब नेचर से हमको प्लांट्स भी मिल रहे हैं, नेचर से हमको एनिमल्स भी मिले हैं,
ये हमने बात करी है। ठीक है, बायो जहां भी वर्ड लग जाए, बायो जहां पे प्रीफिक्स लग जाए, समझ जाओ कि हम बात यहाँ पे किस किस की कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा आपके जो भी हमको नेचर से मिला है। तो नेचर से हमको प्लांट्स एनिमल्स मिले हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो इन प्लांट्स एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ पर है, अलग अलग स्पीशीज है, बाकी सब चीजें, उसे हमने बोला है बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो प्लांट्स की या एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो कम हो जाएंगे, तो उनका लॉस हो जाएगा, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही है कि पिछले कई सालों से जो इनका रेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हमने एग्जाम्पल के लिए लास्ट क्लास में CO2 का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, तभी वो वीडियो 1 घंटे की खिंच भी गई थी, इसलिए 12 बोल रही हूँ। पहले एक बार जाके उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लो, बिकॉज उसमें ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को पहले समझने चाहिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहते दो एग्जांपल्स यहाँ पर हैं कि हमें क्यों हाउ वी आर पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट। कहते हैं आपको दो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एक दे रखा है ग्राउंड वाटर के इरिगेशन का और एक आगे दे रखा है। आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं जिसके थ्रू आपको ये समझाया जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल, उनकी रिस्टोर या रीजनरेट होने की जो कैपेसिटी है उससे कई ज्यादा हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनकी कैपेसिटी वो करने की 5 साल में है तो हम 1 साल में उनको बहुत ज्यादा काट रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स आप लोगों को दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके जो फार्मर्स है हमारी कंट्री के, वो अपने फील्ड में, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन करने के लिए, यानी कि पानी के लिए, पानी जब देते हैं फील्ड्स वगैरह में, उसके लिए वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, होप आप लोगों को पता होगा। तो जमीन के नीचे जो पानी है, सिंपली दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो कि मीठा पानी है, फ्रेश वाटर जो होता है हमारा। कई स्टेट्स में जो एक्सट्रैक्शन रेट है, कहते हैं कई स्टेट्स में जो उसको निकालने का जो रेट है वो इतना ज्यादा है कि वाटर टेबल जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती है। कि मतलब आप इतने तेज, इतने फास्ट रेट से उसको खत्म कर रहे हो कि इतने इतने रेट से तो ग्राउंड वाटर दोबारा से रिफिल भी नहीं हो रहा है, रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, रिन्यू नहीं हो रहा है, आप उसे बहुत जल्दी खत्म कर रहे हो। इसकी वजह से ऑब्वियस बात है क्या होगा, डेफिशिट होगा, ग्राउंड वाटर की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से हाइयर कॉस्ट होगा एक्सट्रैक्शन का ग्राउंड वाटर का। कि जो ग्राउंड वाटर आप निकालोगे ना जब, अब आप सोचो किसी भी चीज की, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मान लो किसी भी चीज की डिमांड बहुत बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है और उसके सप्लाई जो है बहुत कम है, ऐसे केस में क्या होगा, प्राइस जो है बहुत बढ़ जाएगा। मान लो पहले अगर एक लैंड पे, मैं जो क्लास में एग्जांपल देती हूँ वही आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ मैं। मान लो एक लैंड है, यहाँ पे पहले 100 लोगों का खाना आप लोग ग्रो कर रहे थे, इतनी कैपेसिटी है उस लैंड की। अब यहाँ से इस वाले गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं, और अब आप यहाँ पे कहोगे भाई कि आपको इनके लिए भी खाना प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे आपको इसके लिए भी खाना जो है सेल करना है, कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है। अब इस लैंड की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे कितनी है, 100। लेकिन अब यहाँ पे 100 लोग और हो गए यहाँ पे, अब यहाँ पे लेकिन जो हम खाना ग्रो कर सकते हैं वो सिर्फ 100 लोगों का है। अब यहाँ पे 100 लोग और आ गए, यहाँ पे 200 लोग हो गए, यानी कि डिमांड जो है इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है अभी। ऐसे केस में लोग क्या करेंगे, इसका प्राइस बढ़ा देंगे। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो और 200 में से क्या पता सिर्फ 100 125 लोग जो उसको डिमांड कर सके, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वो यहाँ पर हो रहा है कि क्योंकि इसकी कमी हो जा रही है ग्राउंड वाटर की, तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉस्ट आती है एक्सट्रैक्शन की वो बहुत ज्यादा आती है, जिसकी वजह से अब ये अनअवेलेबल हो जाएगा, हमको जो है वो नहीं मिलेगा, डेफिसिट में आगे कमी हो गई उस चीज की। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड दैट, अब इसका अनुमान लगाया गया, पहले से प्रेडिक्ट करा गया है कि जो कुछ हमारी ग्रोइंग सिटीज हैं ये बहुत जल्दी ही ग्राउंड वाटर इनमें जो है खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इनके पास नहीं बचेगा। कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से लॉन्च करे गए हैं इसको ठीक करने के लिए। जैसे कि आपको पता है वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को चाहे रेन वाटर हो, कोई वाटर हो, उसको हार्वेस्ट करना, उसको बचा के रखना अपने पास। पॉन्ड्स का या टैंक्स का रिजुविनेशन करना, उनको साफ करके उनको क्लीन करके अच्छा पानी जो उनके अंदर वो करना। वेस्टफुल कंजम्पशन जो आप करते हो, आप बेफालतू पानी को बहाते हो, उसका बेकार इस्तेमाल करते हो, उसको आप कम करो। पानी को प्रोसेस करो, आप रीयूज करो पानी को। ऐसे कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजीज जो आप लोग क्या देखेंगे ताकि आप इस ग्राउंड वाटर का यूज वे कम से कम करो। अच्छा, कहते हैं सिमिलरली इन प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपने फील्ड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स का फार्मर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ये तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किस लिए होते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बहुत फास्ट करने के लिए उस चीज को। और ये होते हैं आपकी ताकि जो एक पेस्ट वगैरह है, जो कीड़े वगैरह है वो उस पर ना लगे, लेकिन वो जो है केमिकल होते हैं। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ है, सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ है, सॉइल जो है वो खराब हो गई है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो पहले के टाइम पे फार्मिंग की प्रैक्टिसेस होती थी, उन्होंने सॉइल को जो है हमारी माँ माना है, मतलब जो अर्थ की धरती माँ माना, उन्होंने मिट्टी को, कहते हैं ना मिट्टी हमारे माँ है ऐसे करके वो वाला।
प्रैक्टिसेस जैसे कि काउ डंग का यूज करना, गाय का जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल करना, या कुछ और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, ये सब जो प्रैक्टिसेस है ये सब जो है उस टाइम पे होती थी। कहते हैं आज भी आप इनको अप्लाई करो। मल्चिंग करो, मल्चिंग का देखो मतलब क्या होता है, मान लो ये आपकी क्रॉप है, इसको जो है ढक दिया गया है, बेसिकली अच्छे से कवर से एक लंबा सा वो बिछा दिया गया है, इससे इसको ढक दिया गया है ताकि वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो, यहाँ पर सनलाइट जो है वो जितनी चाहिए उतनी ही पड़े और वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो, इसके लिए करा गया है मल्चिंग। अच्छा, मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो एक पूरा का पूरा फील्ड है उस पर आप सिर्फ एक क्रॉप ना ग्रो करो, मल्टी लेवल पे आप 2 क्रॉप 3 क्रॉप आप जो है उस फील्ड पे ग्रो करो, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। एक होता है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, ऐसे कुछ वहां पे टाइप होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के, और जिसकी वजह से जो सॉइल की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाती थी। ये हमारे पास दी गई है कुछ पहले की प्रैक्टिसेस जो हम पहले के टाइम पे करते थे। कहते हैं हमें इन प्रैक्टिसेस से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए आज के सिचुएशन पे, ताकि हम जो और डिग्रेडेशन, जो और सॉइल खराब हो सकती है वो ना हो, और हमें बहुत जरूरत है कि हम सॉइल को रिप्लेनिश करें और रिजुविनेट करने की कोशिश करें, कोई जरूरत है हमें। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का, क्योंकि अब पूरा का पूरा केसलेट आ रहा है, केसलेट का मतलब होता है एक छोटे से केस स्टडी है बेसिकली आपके आगे, वो आपको यहाँ पढ़नी है, एंड दैट इज ऑल बेटा आपका पंजाब से आपकी केस स्टडी आपके आगे दिखा रखी है। तो क्या कह रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना ग्राउंड वाटर का, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे खासकर पंजाब का एग्जांपल दे रखा है। पंजाब, क्योंकि आप लोगों को पता है पंजाब हरियाणा, यहाँ पे इरिगेशन, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो कह रहे हैं इन जगहों पे ग्राउंड वाटर का जो ना ओवर एक्सप्लॉइटेशन आप कर रहे हो, आप उसका ओवर यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है ग्राउंड वाटर जो है खराब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल चीज बताती हूँ, आपका ग्राउंड वाटर जितना भी है ना, उसमें से हम कहते हैं 80 to 85% जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए करा जा रहा है, बाकी यूजेस तो ग्राउंड वाटर का आ ही नहीं रहा कोई। 80 to 85% जो ग्राउंड वाटर है वो हम सिर्फ एग्रीकल्चर में इरिगेशन करने के लिए कर रहे हैं। तो एक छोटा सा डाटा था जो मुझे आप लोगों को शेयर करना था। कहते हैं क्राइसिस हैज अनफोल्ड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब वेयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव सेवरली डिप्लीटेड। एक क्राइसिस आ गई, कमी आ गई है पंजाब के फर्टाइल प्लेन्स में, अच्छा खास है, जहां पे ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल ही डिप्लेट हो चुका है, प्रॉपर काफी ज्यादा खराब, कुछ खत्म हो चुका है। बेसिकली डिप्लेट का मतलब होता है खराब होना, डिग्रेड का मतलब होता है खराब, सॉरी, डिप्लेट का मतलब होता है खत्म होना और डिग्रेड का मतलब होता है खराब होना। कहते हैं पंजाब जो है होम ग्रीन रिवॉल्यूशन का घर था। अब देखो वर्ड यहाँ पे है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। उसके लिए राइट समथिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था, बेसिकली चेंज आया था आपके एग्रीकल्चर में, जिसको 1965 में शुरू करा गया था, और ये एमएस स्वामीनाथन के द्वारा शुरू करा गया था। इसमें क्या करा गया था, बेसिकली पहले जो हम ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे, नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करते थे, अब इस टाइम पे क्योंकि बिल्कुल पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात आई, आजाद हुए हम लोग, उस टाइम तक 1970s तक क्या हो रहा था, 1976 तक, 1972 तक समथिंग, कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो बढ़ती जा रही थी, कुछ माइग्रेशन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज से, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, तो ये सब चीज चल रही है, पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती जा रही है। उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ना बेटा, ये आया था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हम जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, हम अब उन सीड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लेके आए गए HYV सीड्स, विच वॉज नेम्ड एज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सीड जो कि हमको हाई यील्ड दे, हाई क्रॉप का प्रोडक्शन दे, यानी कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन हो वो ज्यादा हो, तो हमको ये चीज जो है यहाँ से वो मिले, ऐसा हमको कहा गया। ये बात समझ में आई कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो हमको यहाँ पर दिए गए, ये हमको प्रोवाइड करेगी कि आपको जो है इसका यूज करेंगे, सॉरी कि आपको जो है इसका यूज करना है। अब इसका जब हम यूज करेंगे तो ऑब्वियस बात है, अगर हाई यील्ड दे रहे हैं, पहले एक बार समझ लो यहाँ पे, बार बार अगर मैं बोल रही हूँ मैं हाई यील्ड, हाई यील्ड इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, ठीक है, इसकी बात करिए मैंने, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की, ऐसे सीड जो कि हमको ज्यादा यील्ड दे, यील्ड का मतलब क्या, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा दे। अब इसमें जो है 2 क्रॉप पे मेनली फोकस करा, एक था वीट और एक था हमारा चावल। पैडी का मतलब होता है चावल, वीट एंड राइस, तो इस पे फोकस करा, क्योंकि ये जो है बढ़ती हुई फूड की डिमांड को जो है ठीक करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन क्रॉप्स को जो है पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हमें ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल हुआ बहुत ज्यादा हुआ। दूसरा, इन जो क्रॉप है उनको, क्योंकि वो हाई यील्डिंग HYV सीड्स है, तो उनको नॉर्मल फर्टिलाइजर जो है नेचुरल वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए बेटा आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब अगर आप केमिकल का यूज करते जाओगे तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे जो सॉइल है वो बिल्कुल ही इनफर्टाइल हो जाएगी, और वही सब चीजें जो यहाँ पर हुई।
अब ये बात समझ में, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, कब आया, कौन लाया और क्या उसमें पॉइंट्स थे। आप पढ़। कहते हैं पंजाब जो है वहां पर भी, पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो है माना गया, फॉलो करा गया, तभी आज यहाँ पे जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। कहते हैं दैट फेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जिसमें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम खिला सके अपने देश में, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, अपने आप में आत्मनिर्भर, आत्म जो सफिशिएंट जो है वो बन सके। ठीक है। कहते हैं टुडे, आज के टाइम पर जो ये स्टेट है आपकी पंजाब, ये सस्टेनेबिलिटी का इशू फेस कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो कर लिया उन लोगों ने, लेकिन आपके लिए वो नहीं बचा है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का उन लोगों ने इस्तेमाल इस तरीके से किया कि एक तो उस टाइम के एनवायरमेंट को नुकसान शायद नहीं पहुंचा, मतलब कि ऑल्दो पहुंचा, लेकिन क्रॉप को नुकसान नहीं हुआ, क्रॉप को तो फायदा हुआ, लेकिन वो आज जो है उन लोगों के लिए बचा ही नहीं है ग्राउंड वाटर, इतना वहां पे खत्म हो गया, इतना ज्यादा नेचर को जो है उन लोगों ने रीजनरेशन कैपेसिटी जो उसकी है उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, पहले समझा चुकी हूँ। एटलीस्ट इन चाहे शॉर्ट टर्म में ही सही उनको असर देखने को मिल गया, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाब में नहीं है बल्कि बाकी भी कुछ स्टेट्स में है। कहते हैं 1960s में, जो आप लोगों को समझाया मैंने अभी, कि फार्मर जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के ऊपर चले गए, जो कि व्हीट के, गेहूं के और चावल के थे, जिनको जो है पानी ज्यादा चाहिए होता है देन ट्रेडिशनल सीड्स। जो फार्मर्स है वो ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए अपनी इस नीड को ठीक करने के लिए, मिलने के लिए, इससे मतलब नीड को पूरा करने के लिए बेसिकली। और साथ साथ जो फ्री पावर उनको मिल रहा था यहाँ पर अच्छी खासी, उससे जो है ओवर पंपिंग लोगों ने कर लिया, बहुत ज्यादा पानी जो है आता रहा आता रहा आता रहा, और ये आज भी जो है चल रहा है यहाँ पर। कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में टेक्निक्स का इस्तेमाल करा, उसमें यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी था। समझ में आएगी सिंपल सी बात, ये जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, अभी सबका असर क्या हुआ, बेसिकली ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा ही कम हो गया, इतना हो गया कि अब वहां तक जो है पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सोचो पंप जो है कितना नीचे पहुंचेगा, यूजुअली हम कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल होना चाहिए वो अप टू 20 मीटर तक होना चाहिए, 5 से 20 मीटर के बीच में इतना लेवल होगा, तब जो हम पंपिंग करके उसको खींच पाएंगे। अगर इतने लेवल में पानी होगा, यहाँ मान लो, यहाँ से लेकर मान लो ये आपका लैंड है, लैंड से नीचे पानी आपका इतना है, तो यहाँ पे इस लेवल तक है आपका, ये वाली लेवल तक आप जो है यहाँ पे पंप लगा रखा है, आप इसे खींच रहे हो। आप सोचो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, पानी है यहाँ पे, पंप है सिर्फ यहाँ तक, तो आप इसे कैसे खींच पाओगे? आपको और टेक्निक चाहिए। तो 30 मीटर तक जो है कहते हैं कि यहाँ पर जो है पानी पहुंच गया था। केमिकल सोचो, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर है तो अर्थ में जो है नीचे कुछ केमिकल्स वगैरह भी होंगे। अब ग्राउंड वाटर का लेवल अगर इतना गिर गया है, अब इतना नीचे पहुंच गया है, वो आपने इतना एक्सपेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह भी मिले हुए होंगे, आप उसको यूज करोगे जो केमिकल डिजॉल्व हो ग्राउंड वाटर में, तो वो भी खराब वाली बात है। अब जो कॉस्ट लगेगी एक्सट्रैक्शन की वो ज्यादा लगेगी, क्योंकि अब एनर्जी ज्यादा तो चाहिए होगी। अब क्या चाहिए होगी, एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए होगी उसको इतना नीचे से निकालने के लिए। अब निकालोगे तो कॉस्ट लगेगी ज्यादा, और कॉस्ट के साथ साथ जो यहाँ पे केमिकल वगैरह डिजॉल्व है उस नीचे पानी में, वो भी यहाँ पे आपके ऊपर तक आ जाएंगे, वो अलग प्रॉब्लम है। तो सोचो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये देखो इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, पूरा खेत ही भर दिया है। ये वेट पैडी के फील्ड है, क्योंकि चावल को जो है, चावल इज अ राइस, पैडी इज अ खरीफ क्रॉप, जिसको जो है पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से जो है भरा हुआ है खेत पानी से भी। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 80% एरिया है पंजाब का, उसको हमने ओवर एक्सप्लॉइट के नाम से डिक्लेयर करा हुआ है, यानी कि वहां पे जो हमने रिस्टोरेशन का, रिजनरेशन का, रिजुविनेशन का, ग्राउंड वाटर का रेट है अपना, उससे ज्यादा जो है हमने यहाँ पे उसको निकाला है वहां से पानी। हम देख भी जाते हैं किस तरीके से वहां पे फूड सिक्योरिटी जो है वो दिक्कत में आने वाली है शॉर्ट टर्म के लिए, हालांकि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो जो है दिक्कत करेंगे करेंगे, लेकिन वो है। अब देखो यहाँ पे आपको पंजाब का बेसिकली मैप दिखा रखा है, यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो वाटर लेवल है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो देखो कितनी कम जगह है जहाँ पे 2 तक है। ये वाली प्लेसेस बहुत अच्छी होंगी जहाँ पे ऐसा होगा। अच्छा, जहाँ पे ये वाला है लाइट वाला, यहाँ पे देखो 10 से 20 तक है, ये वाली चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। जहां 20 से 40 है वो देखो ये वाली जगह, ये डार्क वाली है सारी की सारी, ये सारी ठीक है, यहाँ पे 40 तक है। और ये देखो कुछ तो ऐसी जगह भी है जहां पर 40 से भी नीचे पानी पहुंचा हुआ है, ग्राउंड वाटर का लेवल इतना ज्यादा है यहाँ पे। सोच लो ये कुछ प्लेसेस है, तो यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं कि पंजाब को तो जो है ना डिक्लेयर कर देगा कि यहाँ पे तो जो है भैया दिक्कत आने वाली है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम तो जो यहाँ पे बढ़ने वाली है। अच्छा, यहाँ पे देखो बेसिकली कुछ नहीं है, एक जैसलमेर का फोर्ट दिखा रखा जो कि एक मड का स्ट्रक्चर है, जो कि 12th सेंचुरी में बना था, और बाद में इसको सैंडस्टोन का यूज करके इसको रिफर्बिश करा गया था। अब देखो नेक्स्ट हम केस स्टडी यहाँ पढ़ते हैं, एक छोटे से यहाँ पे सीमेंट के केस की। सॉरी, कहते हैं हम अपनी लाइफ को सीमेंट के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। नमक नहीं है, सीमेंट है, हम सीमेंट के बिना कैसे इमेजिन नहीं कर सकते? अरे भाई, जिस घर में आप बैठे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जहां भी आप जा रहे हो, जिस चल रहे हो, जिन रोडों पे, एयरपोर्ट्स पे, हर एक जगह पे, हर चीज को क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए बनने के लिए।
कहते हैं जब सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, जब सीमेंट बनती है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। यहाँ से एक ऐसा बहुत फाइन डस्ट निकलता है जो कि हमारी लंग्स तक पहुंच के प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। कहते हैं जब ये बनती है ना, तो इससे हमारी एक फाइन डस्ट जो है हमारे लंग्स तक पहुंचता है, एनिमल्स तक पहुंचता है, जो कि उनको नुकसान पहुंचाता है। प्लांट्स की लीज पर जाके बैठता है, जिससे उनकी जो यील्ड है, जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनको जो वो दे रहे हैं, वो कम हो जाती है। और सॉइल और वाटर पॉल्यूशन बहुत वैसी बात है क्रिएट करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने एक गाइडेंस वगैरह यहाँ पे इश्यू कर दी थी कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, ताकि वो पोल्यूशन को कम से कम कर सके या बिल्कुल खत्म कर सके। इन एडिशन देयर इज अ मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कहते हैं ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, यानी कि ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज नहीं तो हम ये चीज यूज करेंगे, उसका ऑल्टरनेट है वो। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी जो है उन्होंने सजेस्ट करे, उन्होंने कहा कि इनको लेकर आओ ताकि पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सके। यानी कि सीमेंट के कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है लाने की बात करी गई। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि स्टोन या मड या कोई प्लांट बेस्ड मटेरियल या रिसाइकल मटेरियल जो कि वेस्ट प्लास्टिक से आ रहा है, मतलब कुछ भी इस टाइप की चीजें जो कि सीमेंट का ऑल्टरनेट हो सके और जिसको हम कुछ बनाने में, बिल्डिंग वगैरह को घर बनाने में इस्तेमाल कर सके, और वो भी जो उतनी अच्छी क्वालिटी का हो और उतनी लॉन्ग टर्म तक वो टिका भी रहे। एग्जाम्पल के देखो यहाँ पे दिखा रखे, कम्युनिटी बिल्ड हुई थी ये ओरोविल में, जो कि ओरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। यूनेस्को की चेयर भी है, मतलब बेसिकली यूनेस्को का काफी वो है इस पे, अर्दन आर्किटेक्चर का दिखाता है। ये जो बिल्डिंग है वो मड की बनी हुई है। अब सोच रहे हो मड से बनी हुई है, वो कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे देख रहे हो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मड से बनी हुई है, नो यूज ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ बिल्डिंग्स को बनाने की बात करी गई। आगे देखो, कहते हैं ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड मेथड्स आर बीइंग कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस टू क्रिएट न्यू मटेरियल्स दैट आर सस्टेनेबल। कुछ ऐसे पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जो पहले से यूज हो रहे हैं, उन मटेरियल्स का, उन मेथड्स का यहाँ पे यूज करा गया, उनको मॉडर्न एडवांसेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ कंबाइन करके ऐसे मटेरियल्स जो है बनाए जाने की बात करी जा रही है और बना भी रहे हैं, बन रहे हैं, जो कि सस्टेनेबल, जो क्या जो जब हम उसको प्रोड्यूस करें तो वो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करे देन सीमेंट। लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जो है आसपास के लोगों को प्रोवाइड करे, साथ साथ जो है क्लाइमेट जो है कैसा है उस जगह का, उस बात को भी ध्यान में रखें। मतलब हम कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करें, बनाए उन सब चीजों को जो ये पॉल्यूशन कम क्रिएट करे, लोकल एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखें, सस्टेनेबल भी हो। तो यहाँ पे एक जस्ट केस स्टडी नहीं कहूंगी मैं, एक नोट यहाँ पे दे रखा है बेसिकली सब कुछ समझाने के लिए आप लोगों को, कुछ वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़, और आयुर्वेद का मतलब होता है जो साइंस है यहाँ पर, जो डील करती है उन सबसे। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक एंशियंट बहुत पुराना मतलब चलता आ रहा बोटेनिकल साइंस है जो कि फोकस करता है स्टडी पे और केयर करने है प्लांट्स और ट्रीज की। ये वृक्ष है तो कहते हैं प्लांट्स और ट्रीज का आप ध्यान रखो, उसकी स्टडी करना। जो संस्कृत से आ रही है टर्म आपके, वृक्ष का मतलब होता है ट्री, और आयुर्वेद का मतलब होता है कि जहाँ पे आप लाइफ की बात कर रहे हो, हेल्थ की साइंस हो, वो सब चीज यहाँ पर होगी। अब ये जो नॉलेज है हमारी कई मिलियंस मिलेनिया की, यानी कि 1000 साल पहले की है बेसिकली, और ये टेक्स्ट में लिखी गई थी सुरबला वृक्ष आयुर्वेद, यानी कि 10th सेंचुरी सीई में ये तब लिखी गई थी। आज से देखो आज हमारे पास चल रहा है 21st सेंचुरी सीई चल रहा है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे 10th सेंचुरी में लिखी गई, यानी कि आज से 11 सीई पहले, यानी कि 11 सेंचुरी पहले, 1100 साल पहले। अच्छा, अब एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो पता है ना आप लोगों को, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। अब अगर आप लोगों ने, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ, सीई एडी और डीसी वगैरह। अगर आप लोगों ने ब्रिज कोर्स जो है मेरा देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा है उन्होंने काफी अच्छा प्यार भी दिया उन वीडियोस को। तो उन ब्रिज कोर्स में हमने जब थीम ये सब चीज कवर करा है, वहां हमने इन चीजों को बहुत डिटेल में समझा है। कहते हैं इट हैज एलाबोरेट रिकमेंडेशंस, यानी कि इस वृक्ष आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं, किस किस के बारे में इसका जिक्र करा गया है, वो यहाँ पर है। स्पेसिफिक प्लांट्स टू बी ग्रोन ऑन डिफरेंट सॉइल टाइप्स, कि कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पर जो कि इस पर्टिकुलर सॉइल के टाइप पे, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इन पर जो ग्रो होना चाहिए। हमें कुछ ऐसे इंट्रिकेट मेथड्स, यानी कि बहुत छोटे डिटेल्स को जो कंपाइल करके हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे हम सीड्स को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, सीड्स का प्रिजर्वेशन कैसे, यानी कि उनको बचा कैसे सकते हैं, अपने पास रख कैसे सकते हैं। और प्लांट, जब भी हम ट्री को कोई भी प्लांट को जब लगाते हैं, उसके पहले हमें क्या क्या चीजों का याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, वो भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है। कहते हैं इरिगेशन टेक्निक्स जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करी गई है, जिसमें रिकमेंडेशन यहाँ पे है प्लांट की स्पीशीज की ग्रोथ की स्टेजेस, सीजनल कंडीशंस वगैरह है। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट, कि हम किस तरीके से पेस्ट को, जो कीड़े वगैरह उनको मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज वगैरह को। नेचुरल रेपेलेंट्स का यूज करके, रेपेलेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो कि मान लो जो कीड़ों को भगाएं बेसिकली, ठीक है, इंसेक्ट्स को दूर रखे, तो उसे हम बोलते हैं रेपेलेंट्स, और वो नेचुरल यूज करो। आप आज के टाइम जैसा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल मत करो, ऐसा यहाँ पर कहा गया था इस वृक्ष आयुर्वेद में भी। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो हमें एक साथ हम लोग ग्रो कर सकते हैं, मतलब ये जो है कुछ चीजें यहाँ पे इस वृक्ष आयुर्वेद में लिखी गई थी। ये तरीका जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने का, कुछ ऐसे
टेक्निक्स वगैरह जिनको प्रमोट करते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, जहाँ पे हम क्रॉप्स को जो एक यहाँ पे क्रॉप लगाई, दूसरी क्रॉप यहाँ पे लगाई, फिर यहाँ पे एक और क्रॉप, यहाँ पे दूसरी क्रॉप, मतलब इस तरीके से क्रॉप को, मान लो यहाँ पे राइस की है तो यहाँ पे आपने लगाई पल्सेस, फिर यहाँ राइस, फिर यहाँ पल्सेस, इस तरीके से आपने रोटेट करते हुए जो क्रॉप्स का इस्तेमाल करा, आपने मल्टी क्रॉपिंग करी, आपने इंटर क्रॉपिंग करी। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये भी होता है, जैसे मान लो आपने एक साल में आपने 2 से 3 क्रॉप जब आप उस एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो ताकि जो सॉइल की हेल्थ है वो बनी रहे। अगर आप पूरे सॉइल पे, पूरे लैंड पे एक ही क्रॉप को ग्रो करोगे, सॉइल की हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है जी। कहते हैं वृक्ष आयुर्वेद जो ऑल्सो ऑफर करता है एडवाइस जो है प्रॉपर मेथड्स पे, यानी कि प्लांट डिप्लोइंग सॉइल, स्ट्रेस टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। कहते हैं इसमें जो है कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई, मेथड्स लिखे गए किस तरीके से हमें सॉइल को फ्लो करना चाहिए, कैसे हम उसमें हल वगैरह को जोते ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है बना रहे, और जिससे फंगाई, बैक्टीरिया, अर्थवर्म वगैरह की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होती रहे, वहां पे प्रोडक्शन उनका भी हो, ग्रोथ हो उनकी। अब देखो, एक यहाँ पे हमने पढ़ी थी पंजाबी केस स्टडी, एक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी आपके सिक्किम की। सिक्किम which was the first state to be ऑर्गेनिक स्टेट, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो करी जाती है। एग्जाम्पल देखो पे किस तरीके दे रखा है। कहते हैं पेमा की फैमिली है जिसका फार्म है सिक्किम में, जिन्होंने जिनके जो यील्ड वगैरह है, जो प्रोडक्शन जो उनका वो कम होता जा रहा था, और उनकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही थी एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट वगैरह से, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे मशीनरी है, कुछ भी उन्होंने वो खरीदा था। इसकी वजह से, जिसके बाद भी उनकी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो उनका कम हो रहा था, और उनकी जो डेट है, उनका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा था। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पॉलिसी जब अनाउंस करी कि भाई अब हम अपनी स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो पेमा की फैमिली ने डिसाइड करा कि ठीक है चलो उस चीज को भी ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, क्या ट्राई करते हैं क्या होता है। अब देखो, इनिशियली ये इजी ट्रांजिशन नहीं है, एक ऐसा लैंड जिसको हैबिट हो गई है केमिकल्स पे, जब केमिकल्स पहुंचेंगे तब ग्रो होने की, ऐसे लैंड को जब केमिकल्स देना बंद कर दो, क्रॉप नेचुरली आप उसको मैन्योर दे रहे हो, नेचुरल फर्टिलाइजर दे रहे हो, आप उसको नेचुरल रिपेलेंट्स का यूज कर रहे हो, आप ये सब काम कर रहे हो ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन अब हो सके, तो ट्रांजिशन जो है इजी नहीं होने वाला है। कहते हैं इनिशियली जो यील्ड होते हैं, जो जो प्रोडक्शन हुआ वो और कम हुआ, ड्रॉप हुआ, क्योंकि अब जो सॉइल है वो उस केमिकल यूज से रिकवर हो रही है। लेकिन फिर भी जो फैमिली है उसने कंपोस्ट पे स्विच करा, वो केमिकल्स का यूज नहीं कर रही, खाद वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल पेस्ट यानी कि कीड़ों को भगाने के लिए नेचुरल पेस्ट के रेपेलेंट जो है उन्होंने वो बनाए घर पे अपने, उसमें नीम का और गार्लिक वगैरह का उन्होंने इस्तेमाल करा। कहते हैं स्टार्टेड में यहाँ पे कहते हैं मल्टीपल क्रॉप्स वगैरह जो अपने अपने उस पे ग्रो करी, और कहते हैं 5 साल बाद जो पेमा का फार्म था वो थ्राइव हो रहा था, धीरे धीरे करके वो सस्टेन हो रहा है, ग्रो कर रहा है, चल रहा है। अब जो इतना अच्छा चल रहा है, काफी ठीक चल रहा है, जिससे अब वो कार्डमम जो होता है, आपका जिंजर होता है, ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स वगैरह है, वो अच्छे खासे प्राइस पे वो सेल कर सकते हैं। एंड 2016 में आप लोगों को पता है, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं विच वॉज द फर्स्ट स्टेट, या फिर कब वो बनी थी स्टेट। 2016 में सिक्किम जो है वो पहली स्टेट बनी, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी, जहां पे अब उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लग गए, है ना। अब वो इतना अच्छा हो गया, वहां पे जो इफेक्ट है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है, लोकल बायोडाइवर्सिटी वो अब फ्लरिश वहां पे, यानी कि वहां के जो लोकल प्लांट्स थे, लोकल एनिमल्स वगैरह हैं जो आसपास के हैं, और अच्छे ग्रो हुए। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वगैरह जो थे, जो बर्ड्स वगैरह हैं, वो वापस आ रहे हैं उस जगह पे, टूरिज्म वहां पे आ रहा है ये देखने के लिए कि वहां पे विजिटर्स आ रहे हैं, लोग वहां पे देखने के लिए आ रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल प्रिपेयर करा, कैसे उन लोगों ने बनाया है, किस तरीके से फार्मर की जो इनकम है वो 20% जो एवरेज बढ़ गई है। तो काफी यहाँ पे चेंजेस हुए, तो स्टार्टिंग में करना काफी मुश्किल था उसको, लेकिन धीरे धीरे करके वो हुआ। आज आप देखोगे सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल, सिक्किम जो है वो ग्लोबल मॉडल बन चुका है, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एन एंटायर रीजन कैन सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब किस तरीके से वो दिखा रहा है कि पूरा का पूरा एक रीजन जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ जा सकता है, जिसमें वो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम को भी इंप्रूव कर सके। इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंट का आउटकम भी सही हो सके, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे, हर प्लांट्स एनिमल सब ठीक रहेंगे, और इकोनॉमिक यानी कि पैसे के रूप में भी वापस जो है चीजें यहाँ पे आ रही है, यानी कि पैसा जो उनके पास दोबारा से फ्लरिश हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आप लोग। नेक्स्ट देखो पॉइंट पे आते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि हम इनका इस्तेमाल इस तरीके से करें सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। कहते हैं कि भैया जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एटलीस्ट तब तक रहें जब तक हम जो नॉर्मल लोग हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ना ढूंढ लें और ज्यादा, या इस नॉन रिन्यूएबल के हम और अल्टरनेटिव ना ढूंढ लें, तब तक तो कम से कम ये रहें। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि तब तक रहे जब तक जो ह्यूमन बींग है वो और ज्यादा इसके ऑल्टरनेटिव ना ढूंढ ले, तब तक रहने चाहिए।
अच्छा, कहते हैं हालाँकि हमें जो है स्विच करना चाहिए, बहुत सारे पर्पज़ हैं हमारे इस चीज़ के लिए, हम कर भी सकते हैं बहुत तरीके से। यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है किस तरीके राजस्थान का ये सैटेलाइट इमेज है हमारे पास, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क है वहाँ का राजस्थान का, जो कि जितनी यहाँ पे राजस्थान में एनर्जी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत की 15% जो नीड है उसको जो है पूरा ये करता है, जो काफ़ी बड़ा जो यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। एक और यहाँ पे दिखा रखा है एक फार्मलैंड है यहाँ पे रायचूर कर्नाटक में है ये, यहाँ का भी ये दिखा रखा है कि किस तरीके से फार्मलैंड है, यहाँ पे देखो पैनल से पैनल्स लगे हुए हैं। आगे देखो बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, इंडिया की लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। कहते हैं इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर लॉन्च करा इंटरनेशनल अलायंस, अलायंस यानी कि गठबंधन, बेसिकली अलायंस हो रहा है फॉर सोलर एनर्जी के लिए 2015 में उन लोगों ने किया था एक ऐसा कोलिएशन था, एक गठबंधन फॉर्म हुआ था उन लोगों ने, जहाँ पे जो सनशाइन रिच कंट्रीज है, जहाँ पे अच्छा खासा जो है सूरज की सनलाइट जो उनको मिलती रहती है, ये इनको सोलर पावर को हार्नेस करना था, इनकी निकालना था, उनको जनरेट करनी थी पावर। अलायंस का जो है फोकस ये था उन कंट्रीज के पास जाना, वहां से उन वहां पे सबको जो पैनल्स वगैरह है उसको सेटअप करना, जहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट जो है पूरे साल आती है। इंडिया ने अब यहाँ पे हेल्प करा काफी अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे मिलती है, कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह में अलग अलग नेशंस वगैरह में उन्होंने करा, टेक्निकल एक्सपर्टीज अपनी दी, कुछ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग के ऑप्शन लिए दिए लोगों को, ताकि वो उसको अफोर्ड कर सके, यहाँ पे काम कर सके। एक बदला सोलर पार्क भी यहाँ पर है, क्या नाम है इसका, बदला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है। ये भी इंडिया के सोलर एम्बिशन को दिखाता है, किस तरीके से इंडिया का एम यहाँ पे कितनी एनर्जी को जनरेट करने का है, डेमोन्स्ट्रेट करना है किस तरीके से कंट्री जो है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से कुछ रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव के पास जा सकती है, रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स। और ये जो अलायंस है ये दिखाता है इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी, कि इन्वायरमेंट के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको पॉल्यूट ना करना, रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करना, और इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, इनकम को बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, ये सब जो है वो दी जाती है। कहते हैं इवन एज वी डील विद दीज इश्यूज वी मस्ट बी माइंडफुल दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बेसिक वंस लाइक वाटर एंड क्लीन एयर। कहते हैं कि जब हम इन इश्यूज से डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो हमको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है और रिसोर्सेज तक पहुंचने की बात है, खासकर वो जैसे कि पानी है या साफ पानी और साफ अच्छी हवा, ये जो है कई लोगों तक, कई सेक्शन तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। कहते हैं कुछ ऐसी भी सिटीज हैं जहां पे उन लोगों को सही से पानी की सप्लाई या अच्छा पानी, साफ पानी जो है उनको नहीं मिल रहा है। एयर पॉल्यूशन भी जो आप लोगों को पता है कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, जहाँ पे वो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। वाटर पॉल्यूशन जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, किस तरीके से गंदा पानी जो है इंडस्ट्रीज जो डिस्चार्ज कर देती है वहां पर पॉन्ड, लेक्स वगैरह में, रिवर्स में। जिससे क्या हो रहा है कि हम जो है प्रॉब्लम हो रही है, हजार्ड्स आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है यहाँ पर। वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद नेचर, कि हमें नेचर के साथ अपना रिश्ता जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और हमें स्टेवार्ड्स की तरह एक्ट करना चाहिए जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका ध्यान से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान रखें उसका, चाहे वो रिस्टोरेशन के लिए हो, चाहे रीजनरेशन के लिए हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट हो, उसके लिए हो मतलब। तो ना भगवत गीता में एक बात है यहाँ पे लोक संग्रह की, इसका यहाँ पर सिंपल सा मतलब है दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल, की हर एक इंसान को वो काम करने चाहिए, अपने डिजायर्स को जो इतना बढ़ाना नहीं चाहिए जैसे कि औरों को प्रॉब्लम हो, उनको उतना रखना चाहिए जैसे कि और लोगों का वेलबींग जो है उनका भी अच्छा जो है होता रहे। कहते हैं क्या टाइम आ गया है कि हम इस चीज को, सस्टेनेबिलिटी को, पॉल्यूशन को, रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, रीजनरेशन को, रिस्टोरेशन को, इन सब बातों को सीरियसली ले, बिल्कुल आगे, नो डाउट एट इट, डाउट जो है ही इस चीज में, क्योंकि इसका जो समय है वो आ ही चुका है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। जो कोल के रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम के रिजर्व्स है, वो नहीं बचे हैं हमारे पास इतने। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रीज आज भी हमने देखा था कि वो कोल ड्राइवन है या फॉसिल फ्यूल ड्राइवन इंडस्ट्रीज है, जहां पे हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो उससे पहले हम लोग आगे मूव करें, बिफोर वी मूव ऑन, फर्स्ट यहाँ पे आपका है कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मटेरियल्स हैं या सब्सटेंसेस जो कि नेचर में आते हैं और हम लोगों के लिए काम के हैं, हमारी किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोवाइडेड वो जो है वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और इकोनॉमिकली आपका फिजिबल होना चाहिए। अच्छा, कहते हैं ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज हम कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, हमारे एनर्जी वाले हैं, हमारे मटेरियलिस्टिक है, अलग अलग है, हमारे ओरिजिन के बेसिस पे है। रिसोर्स कर्व जो है अगर हमें उसको हटाना है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में जो कि रिसोर्सेज को कन्वर्ट करें टेक्नोलॉजी का, स्किल का इस्तेमाल करके अच्छे खासे प्रोडक्ट्स वगैरह।
कहते हैं वी नीड टू बिकम विजिलेंट, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अबाउट द रेट एट विच वी यूज रिन्यूएबल्स सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट देम, कि हमें जो है बहुत ध्यान से उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट जो है वो ना करें, सही तरीके से केयरफुल तरीके से हम नॉन रिन्यूएबल का भी इस्तेमाल करें ताकि वो एक अच्छे लॉन्ग टाइम तक चल सके, एटलीस्ट तब तक जब तक हम लोग अच्छे खासे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव जो है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल के ऑल्टरनेटिव जो हम लोग ना ढूंढ ले। ठीक है जी, अगर लास्ट तक आते थे वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को लगा हो आवाज या फास्ट या स्पीड या एनीथिंग एल्स, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, बिकॉज आई थिंक तबीयत खराब की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर, क्या पता मैं ठीक कर गई हूँ। बट अगर आप लोगों ने वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखी है, अब देखो बीच में हमारे पास एक आधा जो लेट्स एक्सप्लोर वाले हैं, डोंट मिस आउट वाले हैं, लेट्स एक्सप्लोर ही है बेसिकली, एक ही था, इसमें सिर्फ एक ही आता है, उसको मैंने बना रखा है, लेकिन चलो ठीक है पढ़ लेते हैं उसको भी। एक ही आता है, ये रहा वो। इसमें कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक आर डिफरेंट इनपुट्स, कौन कौन से होंगे जो कि हमको नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करने में हमको चाहिए होंगे, अलग अलग एरियाज में जो है वो चाहिए होता है, मतलब नेचुरल रिसोर्स का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कौन कौन से हमको चीजें चाहिए होती है उसके लिए। अगर हमें रिसोर्स का इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली बात है पहले हमको उसके लिए लेबर चाहिए, अगर हमें किसी भी रिसोर्स का यूज करना है उसके लिए पहले हमको लेबर चाहिए, हमको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, हमको कैपिटल चाहिए, हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमको बिल्डिंग चाहिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए, हमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यहाँ पे जो कम्युनिटी है आसपास लोग हैं वो भी इन्वॉल्व रहे। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर थी। बाकी आप लोगों को तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड एज आई टोल्ड यू कि इसके बिग क्वेश्चंस वगैरह जो है और जो आपके एक्स्ट्रा एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, नॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन जो आपके बिग क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में होते हैं, और एक ये क्वेश्चन और एक्टिविटीज, ये दोनों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपना, और जो बिग क्वेश्चंस वगैरह आपके वो हमने प्रिपेयर ऑलरेडी वो कर रखे हैं, नोट्स प्रिपेयर है उसके ऑलरेडी। ठीक है, तो वो हम लोग अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ तक पहुंचो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।